हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीमा नागवान स्वागत है फिर से आपका स्टडी विद सीमा नागवान में। जितने भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी में ये जीके स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं। काफी डिटेल में बताऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स DSSB SST TGT सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, DSSB TGT TGT सोशल साइंस की प्रिपरेशन करें या फिर PGT हिस्ट्री की प्रिपरेशन करें। ठीक है, PGT हिस्ट्री मैंने सभी क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी ये पेपर 1 में भी आपके आ जाते हैं, पेपर 1 में भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से लिए हैं, एंशियंट और मिडिएवल मिक्स क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी से भी लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक बने रहें। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बैरम शाह था, बैराम शाह था, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो एक क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो आपको याद ही होगा कि गौरी के साथ आया था। ठीक है, गौरी का ये गुलाम था। ठीक है, गौरी का गुलाम था। कहाँ से लाए थे इसे? तुर्की से लाए थे। कहाँ से? गौरी का गुलाम था। और कहाँ से आया था? ये तुर्की का गुलाम था। ठीक है, तुर्की से लाया था गौरी, हिंदुस्तान में आ गया और मालिक भी बन गया। किस्मत देखो इसकी, 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने राज किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि लाख बख्श किसको कहते हैं, तो लाख बख्श भी इसे कहते हैं। माना जाता था कि ये लाखों के दान करता था। ठीक है, जिसके लिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी। इसकी मृत्यु पूछ ले तो 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, कैसे हुई? पोलो से। ठीक है, पोलो खेल रहा था, घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई, चौगान या पोलो खेलते हुए। ठीक है, और इसने बनवाया क्या था दिल्ली में? एक तो इसने बनवाया था कुवत कुवत उल इस्लाम। ठीक है, उल इस्लाम। और अजमेर में बनाया था अढ़ाई घर का झोपड़ा, अढ़ाई घर का झोपड़ा। इसकी दो फेमस मस्जिद है। ठीक है, तो इसने करा दी थी कुतुब मीनार। ठीक है, लेकिन बाद में वो इल्तुतमिश ही इसे पूरा करवाएगा, तो इनकम्प्लीट ही छोड़ गया था। ठीक है, पूछ लेते हैं कि बहराम शाह कौन था? बहराम शाह। ठीक है, तो बहराम शाह तो कोई ना था। ठीक है, बह बहरम बहरम खान था। ठीक है, जो अकबर, जिसने पाल पोस के बड़ा किया था, तो ये कुछ भी नहीं है। गयासुद्दीन बलबन की अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी, गयासुद्दीन बलबन, तो बलबन कौन था? देखिए, इसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, उसके बाद ये गयासुद्दीन इल्तुतमिश आया था। ठीक है, अब गयासुद्दीन इल्तुतमिश भी क्या था? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था। ये भी गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का ही। ठीक है, तो आराम बख्श जब राजगद्दी पर बैठा हुआ था, आराम बख्श, तो आराम बख्श को हटा के कौन बैठा? इल्तुतमिश बन गया। कब बना? 1211 में दिल्ली पे बैठ गया। ठीक है, लाहौर से राजधानी कहाँ ले आया? दिल्ली ले आया। ठीक है, इन्हीं की बेटी रजिया सुल्तान थी, आप जानती हैं। कुतुब मीनार का जो पूरा काम था, फिर इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया। ठीक है, कुतुब मीनार जो कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था, उसका पूरा काम किसने कराया? इल्तुतमिश ने ही कराया कंप्लीट फिर। ठीक है, और 40 जो चहलगामी बोलते हैं, उसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही कराया। 40 लोगों को ये अपने साथ ऐसे रखा था जो इसकी सेफ्टी वेफ्टी करे। ठीक है, जो इसको सारी व्यवस्था में हेल्प करे। इक्तादार प्रथा के लिए भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इक्तादार प्रथा। और टंका यानी कि चांदी का सिक्का, और जीतल यानी तांबे का सिक्का इसने पेश किए थे। तांबे का सिक्का जिसको जीतल बोला जाता था, और टंका चांदी का सिक्का। ठीक है, और इल्तुतमिश ने क्या किया था? इल्तुतमिश ने तबकात तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज। ठीक है, नासिक के लेखक कौन थे? मिनराज। ठीक है, मिनहाज उल सिराज को संरक्षण दिया। दिन बलबन ने एक केंद्रीकृत शक्ति बनाई थी और सेना विभाग दर्जे नवरोज की स्थापना की थी। नवरोज त्योहार के बारे में पूछ लिया जाता है। और सिजदा का अभ्यास शुरू किया था। सिजदा मतलब जो भी आएगा इसके सामने, वो इसके पैर वैर छू के, इसके मतलब पैरों में चूम के इसको ऐसे
उसे सलामी देते हैं ना, इस तरह से इसके सजदा करेगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? सिकंदर शाह लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या खिज्र खां? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है, संस्थापक पूछा जाए तो बहलोल लोधी थे। ठीक है, और लोधी वंश की पूरी बात डिटेल आप ये कब से कब तक था टाइम पीरियड लोधी वंश? ठीक है, 1451 से 1556 तक था। ठीक है, 1556 तक था। और सुल्तान बहलोल लोधी की अगर बात कर ली जाए तो 1451 से 1489 तक टाइम पीरियड रहा। ठीक है, 89 तक। वहीं इनके पुत्र अगर सिकंदर शाह लोधी की बात कर ली जाए, सिकंदर शाह लोधी की, तो 1489 में जब बहलोल लोधी की मृत्यु हो गई तो फिर यही पुत्र ही बनेगा सुल्तान। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड था 1517 तक। ठीक है, और उसके बाद जब 1517 में इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इब्राहिम लोधी आएगा 1517 से 1556 तक। ठीक है, 1556 में हमें पता ही है क्या हुआ था, बाबर आया था और बाबर ने इन्हें हरा दिया था इब्राहिम लोधी को। ठीक है, हिज्र खां की बात कर ले तो सैयद वंश से रिलेट है। ठीक है, सैयद वंश। ठीक है, सैयद वंश, और सैयद वंश खिज्र खां ने स्थापित किया था। ठीक है, और टाइम पीरियड पूछ ले तो 1414 से 1421 तक। ठीक है, किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष शेर खान ने हुमायूं को चौसा में हराया था। ठीक है, तो चौसा का युद्ध आपको पता ही होगा, 1539, 1540, 1542 या 1541। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1539। ठीक है, चौसा का युद्ध भारत का सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था। कब हुआ था? अगर डेट भी पूछ ले तो 26 जून 1939 में। ठीक है, गंगा नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था ये पूछ ले? गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के उत्तरी तट पर हुआ था, उत्तरी तट पर। ठीक है, उत्तरी तट पर हुआ था चौसा का युद्ध। किस किस के बीच में हुआ था? हुमायूं, ठीक है, अकबर के पिता हुमायूं और बाबर का बेटा। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं। ठीक है, जहां जहां से पूछने की पॉसिबिलिटी होती है वो चीजें अगर आप याद कर ले तो हुमायूं के अगर युद्धों की बात पूछ ली जाए, हुमायूं के कौन कौन से युद्ध थे, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध देवरा का युद्ध था, देवरा का युद्ध। ठीक है, देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब लड़ा? 1531 में लड़ा। वहीं अगर चौसा का युद्ध पूछ लिया जाए, चौसा का युद्ध जैसे, ठीक है, अभी पूछा चौसा का युद्ध, तो 1539 में और 1540 में बिलग्राम का युद्ध लड़ा, हुमायूं ने बिलग्राम का युद्ध लड़ा। ठीक है, और वहीं सरहिंद का युद्ध पूछ लिया जाता है, सरहिंद का युद्ध। ठीक है, 1555। मयूर सिंहासन मुगल बादशाह के लिए बनवाया गया था? बाबर के लिए बनवाया था या फिर शाहजहां के लिए बनवाया, जहांगीर या अकबर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मयूर सिंहासन था वो किसके लिए बनवाया था? तो मयूर सिंहासन बनवाया था शाहजहां के लिए। ठीक है, शाहजहां के लिए बनवाया था 17वीं शताब्दी में मयूर सिंहासन। 17वीं शताब्दी में मयूर सिंहासन बादशाह शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां के लिए बनवाया था। और ये आपको पता होना चाहिए कि 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था, नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट कर ले गया। बताओ, कुछ नहीं मिला इसे, सिंहासन को ही उठाकर भाग गया था। ठीक है, और इसी सिंहासन में आपको पता होगा कि हमारा जो था कोहिनूर, जो आज ब्रिटेन के पास है, कोहिनूर, वो जड़ा हुआ था। ठीक है, बाबर की बात करें तो बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे 1526 से 1530 तक, 4 युद्ध लड़े थे। ठीक है, और उनके 4 युद्ध की बाबर ही मुगल डायनेस्टी के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, वहीं अगर जहांगीर का टाइम पीरियड पूछ लिया जाए तो 1605 से 1627 में। ठीक है, 27 टाइम पीरियड है। और अकबर का पूछ लिया जाए तो 1556 से 1605। इसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था? अकबर था उस टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक या नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक? तो यही बैठा था। ठीक है, दिल्ली के तख्त पे यही बैठा था जब आया था आपका तैमूर। ठीक है, तैमूर ने जब आक्रमण किया तो नासिर उद्दीन महमूद शाह तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का था ये, तुगलक वंश का, तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, अंतिम सुल्तान। ठीक है, अंतिम सुल्तान था।
और हमला कब किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा। 1398 में, 1398 में तैमूर ने भारत पे आक्रमण किया था। उसने सिंधु को पार किया और मुल्तान पर भी कब्जा किया और आसानी से दिल्ली जीत ली थी। ठीक है, वो तो वहां रुका नहीं, बाद में चला गया था। ठीक है, अकबर की बात कर ले तो अकबर मुगल का जो था तीसरा सम्राट, तीसरा सम्राट था। ठीक है, 1556 से लेके 1605 का टाइम पीरियड रहा इसका। 14 वर्ष की आयु में ही राजपोशी कर दी गई थी। ठीक है, बैरम खां था पिता के समान। ठीक है, पिता तो इसका हुमायूं था, बैरम खान ने इसका संरक्षण किया और पिता के समान मानता था ये उन्हें। ठीक है, महामंगा को दाई माँ और अपनी माता के समान मानता था। ठीक है, और आईन अकबरी वगैरह अबुल फजल ने लिखी अकबर के बारे में। ठीक है, ये सब बहुत सारी डिटेल है, लेकिन एक क्वेश्चन में मैं अगर सारा बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन से रिलेटेड मेन मेन चीजें बता देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड आप याद कर लें कि 1296 से 1316 तक था अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड। ठीक है, जलालुद्दीन जो इसका चाचा भी था और इसका ससुर भी था, उसे ही मार कर ये राजा बना था। उसका भतीजा भी था जलालुद्दीन का ये अलाउद्दीन खिलजी, और ये उसका दामाद भी था। ठीक है, बाकी आपको सब पता ही है, पद्मावत मूवी देखी ही होगी आपने। ठीक है, किस तरह से रानी पद्मावती के लिए इसने चित्तौड़ पर हमला किया, राजा रतन सिंह की, ठीक है, मृत्यु हो गई थी उस युद्ध में, और पद्मावती जी ने जोहर कर लिया था। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक वंश का ही एक मुस्लिम शासक था। 1351 से 1388 तक दिल्ली पर शासन किया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया गया था। देखिए, मुगल साम्राज्य में जो जजिया सर था कर था ना, ये जो लगाया जाता था वो किस पे लगाया जाता था? मुस्लिम नागरिक, सभी नागरिक, कुलीन नागरिक या गैर मुस्लिम नागरिक? तो जितने भी गैर मुस्लिम नागरिक हैं, वो चाहे ईसाई हो, ठीक है, या ईसाई हो या हिंदू हो, कोई भी हो, जो भी मुसलमान नहीं है, उन सब पे जजिया कर लगा दिया जाता था। ठीक है, और वैसे ही पहली बार अगर पूछ ले कि पहली बार किसने लगाया था, तो वो गुलाम था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी ने लगाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, पहली बार पूछ ले, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया था। ठीक है, और हटाया किसने था, समाप्त किसने करा था, तो सभी को पता होगा 16वीं शताब्दी में करा था। किसने? अकबर ने। ठीक है, अकबर ने समाप्त कर दिया, और फिर से आया औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, और उसने फिर से लगा दिया 17वीं शताब्दी में दोबारा। ठीक है, जजिया कर। निम्न में से किसे खिलजी राजवंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी या खुसरो खान? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1296 तक ही शासन किया था। ठीक है, 1296 में क्या हो गया, मंगोल ने आक्रमण किया था। ठीक है, मंगोल के आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बुलाया गया। पद्मावत मूवी आपने देखी है, ये इसका दामाद भी था और ये इसका भतीजा भी था। ठीक है, मार दिया अपने ही चाचा को इसने, और खुद बन गया अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का फिर राजा, और 1316 तक इसने भी राज किया। खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बाबर। तो कितना आसान क्वेश्चन है, किसके बीच में लड़ा गया? बाबर। ठीक है, किसके बीच में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। ठीक है, तो खानवा की जो युद्ध था कब हुआ, अगर ये पूछ लिया जाए तो 16 मार्च को 1527 को हुआ था। ठीक है, 16 मार्च 1527, आगरा से 60 किलोमीटर दूर खानवा शहर के पास लड़ाई हुई थी ये युद्ध में, और मुगल ही जीते थे, यानी बाबर ही जीता था। बाबर लगातार 4 युद्ध जीता था। ठीक है, तोप लाया था, इसी की वजह से जीत जाता था। ठीक है, और उसके बाद बाबर ने एक मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? यूसुफ आदिल शाह, महमूद लोदी, दिलावर खान हुसैन या कासिम बारिद प्रथम? तो किसे हराया था? महमूद लोदी को हराया था। अब ये घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में लड़ा गया था। ठीक है, अफगान राजा था ये महमूद लोदी। ठीक है, और मुगल बादशाह थे बाबर, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध। महमूद लोदी लड़ाई में हार गया और बाबर जीत गए। ठीक है, यूसुफ आदिल शाही आदिल शाही वंश का संस्थापक था, वंश का संस्थापक था।
और जिसने बीजापुर की, ठीक है, बीजापुर की सल्तनत और लगभग 2 शताब्दियों का शासन किया। सल्तनत और 2 शताब्दियों तक शासन किया। दिलावर खां की अगर बात की जाए, दिलावर खां गोरी दिल्ली सल्तनत के पतन के दौरान मध्य भारत के मालवा प्रांत के गवर्नर थे। तो ठीक है, जो गौरी था ये उसने बनाया था गवर्नर, ठीक है, गवर्नर था ये उसका दिलावर खां, ठीक है। और ये गवर्नर कहाँ का था दिलावर खां? तो ये मध्य भारत के मालवा प्रांत का ये गवर्नर था। कासिम बारिक प्रथम की बात कर ली जाए तो जो बहमनी सल्तनत है विजयनगर वाली का का प्रधानमंत्री था, ठीक है, प्रधानमंत्री। और बीदर बीदर सल्तनत का संस्थापक भी था। गांधी गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? रोलेट एक्ट, सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग्य आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर आपसे पूछ लिया जाए इससे संबंधित कुछ डिटेल, तो 5 मार्च को 1931 में महात्मा गांधी जी ने ठीक है लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और लंदन में जो दूसरी गोलमेज थी उसमें आयोजित से पहले ही लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। अब गांधी और इरविन समझौते के अनुसार गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक है, स्थगित कर दिया। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी सहमत हो गए। अब अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि शर्तें क्या थी, शर्तें भाई कुछ शर्तें भी थी इनकी इंपॉर्टेंट, जैसे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, ठीक है, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेगा, ठीक है। नमक पर लगाने वाले कर को हटाना, ठीक है, जो नमक पे कर लगाया था उसको हटाना। और भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेश को वापस लेना और नमक या फिर सॉल्ट सत्याग्रह को भी वापस लेना, ठीक है। अब गांधी जी की अगुवाई में असहयोग्य आंदोलन हो रहा था, ठीक है, तो ये पहला एक तरह से जन आंदोलन था, पहला जन आंदोलन, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। और मुख्य लक्ष्य इसका था स्वराज की प्राप्ति इसका मुख्य लक्ष्य था। गांधी जी ने इस असहयोग्य आंदोलन को वापस ले लिया था। वहीं रोलेट एक्ट की बात कर ली जाए तो 6 फरवरी 1919 को पारित किया था। गांधी जी ने इस अधिनियम को काला कानून भी कहा था, ठीक है। रोलेट एक्ट के दौरान लॉर्ड चैम्सफोर्ड ब्रिटिश के वायसराय थे। ये मेन चीजें हैं जो आपसे पूछ ली जाती हैं। एक ये पूछा आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। क्रिप्स मिशन की विफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालीन कारण बनी थी। और इस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो नारा भी प्रसिद्ध हो गया था। देखिए जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हुए हैं ना, GSSS भी उनको थोड़ा सा मॉडरेट करके घुमा फिरा के पूछ रहा है, तो हमें पागलों की तरह सारा सब कुछ नहीं पढ़ना है। मेन चीजें जहां से पॉसिबिलिटी है उनको ही बस हमें रिलेट करना है कि कहाँ कहाँ से पॉसिबिलिटी है। ये सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाई हूँ, ठीक है, सब कुछ टाइप किया है। अगर मैं एज इट इज आपके सामने PDF रख दूंगी तो फिर आप उसमें होता है ना रेड से क्रॉस और एक राइट आंसर है, फिर आपका माइंड काम नहीं करता, आंसर आपको सामने दिख जाता है, इसलिए टाइपिंग की हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। 1896, 1899, 1898, 1897। राइट आंसर क्या है? 1896 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया
ठीक है। वंदे मातरम गीत को गाया किसने? गाया पूछा जाए, ठीक है, गाया पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। और इस गीत को लिखा पूछा जाए कि लिखा किसने, तो लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। कब लिखा? 1874 में लिखा था। और यह गीत, ठीक है, यही गीत बंगाल में 1882 में बंगाली जो उपन्यास था ना, बंगाली उपन्यास कौन सा था? आनंद मठ, उसमें प्रकाशित भी हुआ था, आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आईएनसी क्या है जरा बताना? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। 1885 में अध्यक्ष कौन थे? आरसी बनर्जी, ठीक है, आरसी बनर्जी। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था, ठीक है। फिर दूसरे सम्मेलन कहाँ हुआ? 1896 कलकत्ता में, कलकत्ता में, ठीक है, वहां पहली बार ये वंदे मातरम गाया था। और जब कलकत्ता में हुआ था तो वहां के अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला, रहीमतुल्ला एम सयानी, एम साइनी, ठीक है। बाकी और भी अधिवेशन आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1907 में सूरत में हुआ था, ठीक है, सूरत में रास बिहारी बोस थे वहां पे, ठीक है। और कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 1916 का पूछ लेते हैं, लखनऊ में हुआ था, एमसी मजूमदार थे और कांग्रेस का विलय और मुस्लिम लीग के साथ समझौता। 1917 का पूछ लेता है, कलकत्ता में एनी बेसेंट, ठीक है, यही DSSB के फेवरेट टॉपिक है। कौन थी? एनी बेसेंट। अब यही पूछता है बार बार, एनी बेसेंट कौन है? भाई पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली महिला अध्यक्ष थी, नाम से पता चल रहा महिला थी, लेकिन किसकी अध्यक्ष थी? इसी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, ठीक है। और यहीं से पूछ लेता कि फिर 1925 में जो कानपुर में जो रखा गया था अधिवेशन, वहां पे कौन? कानपुर में, कानपुर में सरोजनी नायडू, ठीक है, सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ये भारतीय थी और एनी बेसेंट विदेशी महिला थी, वही तो भारतीय तो अपनी वही थी ना, सरोजनी नायडू। और लाहौर में 1929 में रखा गया था, लाहौर में जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और पूर्ण स्वराज संकल्प था। 1926 में भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन के पहले सचिव थे? गदर पार्टी, पंजाब हिंदू सभा, इंडियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन या नौजवान भारत सभा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नौजवान भारत सभा, ठीक है। भगत सिंह जी की बात की जाए तो 1526 में नौजवान भारत सभा के स्थापना की। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि जो किसान थे, किसानों को और श्रमिकों को रैली करके, ठीक है, किसान और श्रमिकों को रैली करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति के लिए प्रोत्साहित करना था, ठीक है। भगत सिंह ने सोहन सिंह जोश के साथ संपर्क किया और उनके माध्यम से कार्यकर्ता और किसान पार्टी ने पंजाबी में मासिक पत्रिका कीर्ति निकाली थी, कीर्ति भी निकाली थी, ठीक है। और भगत सिंह का अगर जन्म ही आपसे पूछ ले कि जन्म कब हुआ, जन्म भी याद रखना, 1907 में, ठीक है, सितंबर 1907, ठीक है। लायलपुर पश्चिमी पंजाब, लायलपुर पश्चिमी, ये पहले तो भारत में थी, अब पूछ लिया जाए तो अब पाकिस्तान में है ये, ठीक है। और 1923 में इन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया था, ठीक है, नेशनल कॉलेज में, और कॉलेज में दाखिला लिया था, ठीक है। और भगत सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत प्रभावित थे। 1928 में चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों के साथ एच एस आर ए यानी हिंदुस्तान हिंदुस्तान सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, ठीक है, एच फॉर हिंदुस्तान, एस फॉर सोशलिस्ट और आर फॉर रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिकन एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन की स्थापना की। भगत सिंह, जानते ही हो आप भगत सिंह
दूसरे कौन थे? बटुकेश्वर दत्त। और ठीक है, 8 अप्रैल को 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फोड़ने में गिरफ्तार हो गए। और 23 मार्च वो दिन जब भगत सिंह जी को 1931 में फांसी दे दी गई थी। साथ में राजगुरु भी थे, राजगुरु, और साथ में सुखदेव भी थे। सुखदेव और भगत सिंह तीनों को ही फांसी दे दी 23 साल की उम्र में। ठीक है, 23 साल की ही उम्र थी, 23 वर्ष थे, और 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी, जो कि बहुत दुखद घटना थी हमारे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने लिखी जरा बताइए। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या एमजी रानाडे? तो ये थे दादाजी नौरोजी। ठीक है, और इन्होंने ही लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया। ठीक है, दादाजी भाई नौरोजी का अगर टाइम पीरियड पूछ लिया जाए 1825 से 1917 ईस्वी तक। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 में, ठीक है, स्वराज की मांग करने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, और उन्हें भारतीय ग्लैडस्टोन, ठीक है, ग्लैडस्टोन, या भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ये लिबरल पार्टी के टिकट हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने गए पहले भारतीय भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी ये 1901 में। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और भारत से धन की निकासी और उनके प्रभाव पर प्रकाश भी डाला था। गोपाल कृष्ण गोखले की बात कर लेते हैं। 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के भाषण के नाम से एक पुस्तक भी लिखी। ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक की बात कर ले तो ये गांधी जी के गुरु भी थे, ये भी याद रखने वाली चीज है, गांधी जी के गुरु थे। इन्हीं के कहने पर गांधी जी आए थे 1915 में भारत, दक्षिण अफ्रीका से। बर्मा बर्मा के भारत से अलग होने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिंगलिथगो, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड विलिंगटन। तो गड़न तो कौन था भाई? लॉर्ड लिनलिथगो। किस टाइम की बात है? 1936 से 1943 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया। ठीक है, एक तो गवर्नर जनरल, ठीक है, और दूसरा वायसराय के रूप में कार्य किया। और लिनलिथगो ने भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, 1935 स्थानीय स्वशासन की योजना को लागू भी किया। और 1947 ईस्वी में भारत के स्वतंत्र देश बनने से ठीक 10 वर्ष पहले यानी 1900, ठीक है, 10 वर्ष पहले यानी 1937 में बर्मा को, ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात है ये, 1937 में बर्मा को शेष भारत से अलग कर दिया था। पूछ लिया जाए कब अलग किया था, तो 1937 में किया था। लॉर्ड रीडिंग की बात कर लेते हैं जरा। लॉर्ड रीडिंग का टाइम पीरियड था 1921 से 1926 तक। ये भारत का वायसराय रहा था। और लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में भारत में खिलाफत जो गांधी जी के आंदोलन थे, खिलाफत और असहयोग आंदोलन और अन्य स्थानीय विद्रोह हुए। ठीक है, और लॉर्ड वेवेल की बात कर लेते हैं। 1943 भारत के वायसराय बने। ठीक है, वायसराय बना, जो वेवेल योजना के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड विलिंगटन ने 18 अप्रैल से, ठीक है, 18 अप्रैल 1931 से 18 अप्रैल 1936 तक भारत के 22वें वायसराय के रूप में काम किया है। 22वें वायसराय, और ये गवर्नर जनरल भी। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में अगर मैं पूछ लूं आपसे, ये जो 39 है, पता ही होगा, 30 से 32 तक
गोलमेज आंदोलन हो रहे थे, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी था, ठीक है। तो ये और पूना एक्ट भी ये उसी के टाइम पीरियड का है, लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है। कैबिनेट मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। यह मार्च 1946 में भारत आया। मिशन में ब्रिटिश कैबिनेट से 4 सदस्य थे। मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। जितने भी स्टूडेंट्स डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कहते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे, ठीक है। चाहे आप पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी करें या जनरल पेपर में भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए जरा सॉल्व करिए कि बताइए कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तो जो मिशन थे, मिशन में, ठीक है, यहाँ सही नहीं पूछा है तो गलत पूछ रहा है ना आपसे। तो मिशन में कितने व्यक्ति थे भाई? 4 नहीं थे। मिशन मिशन में कितने व्यक्ति थे? 3 लोगों को भेजा गया था, 3 थे, ठीक है। 3 के अगर मैं नाम भी पूछ लूं तो याद है आपको? स्टेफोर्ड, ठीक है, स्टेफोर्ड क्रिप्स क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस और एवी एवी एलेक्जेंडर एलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 लोग थे जो कि कैबिनेट मिशन में भेजे गए थे। और वहीं अगर ये बाकी चीजें देख लेते हैं, मिशन ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया, ये सही था। यह भारत 1946 में, यह मार्च 1946 में भारत आया, ये भी कथन ठीक था, ठीक है। और मिशन ने भारत के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, ये कथन भी ठीक था, ठीक है। क्वेश्चन आपसे सही नहीं पूछ रहा है तो आपका सही नहीं क्या है? सदस्य के बारे में। राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौता प्राप्त करना, संविधान बनाने वाली संस्था भारत की संविधान सभा तैयार करना या प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में से कार्यकारी परिषद की स्थापना करना, ये सारी बातें ठीक है, यही इसके उद्देश्य थे। गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1927, 36, 31 या 1930? तो 1931 है। द्वितीय पूछ रहा है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 3 ही तो हुए थे आपके, ठीक है। जो दूसरा हुआ था, इसकी अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो 7 सितंबर याद रख लेना। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? लंदन में हुआ था, ठीक है। गांधी जी ने भारतीय द्वितीय जो ये आंदोलन था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, ठीक है। और प्रतिनिधित्व किया था गांधी जी ने, और सरोजनी नायडू ने भी, ठीक है। सरोजनी नायडू ने भी भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। महिलाओं का सरोजनी नायडू और बाकी गांधी जी ने भी प्रति, ठीक है। और इस सम्मेलन में अब अस्पृश्यों के लिए जो गांधी जी थे, और देखो भीमराव जो अम्बेडकर थे ना, आपके अम्बेडकर जी, ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी, वो तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो दूसरे में गांधी भी गए थे। और वो जो अस्पृश्य था, अनटचेबिलिटी के बारे में जो था, उनसे मतभेद हो गया था। किससे? गांधी जी से। किसका? भीमराव अम्बेडकर जी का, ठीक है। तो 1930 से 1931 और 1932 पहला गोलमेज, दूसरा, तीसरा, तीनों में भीमराव अंबेडकर गए थे। गांधी जी बस दूसरे में गए थे, याद रखना, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं बार बार। सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता नहीं कितनी बार पूछा है। सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल या सरोजनी नायडू? तो राइट आंसर क्या है? एनी बेसेंट ने की थी सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, ठीक है। तो उनका भारत में स्वशासन प्राप्त करने का सामान्य उद्देश्य भी था, ठीक है। और वह भारतीय के सभी वर्गों को एक साथ लाना चाहती थी। चलिए सावित्रीबाई फूले की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फूले कौन थी? पहली टीचर थी, ठीक है। पहली फीमेल टीचर थी, पहली महिला टीचर, ठीक है। पहली महिला टीचर की बात की जाएगी तो सावित्रीबाई फूले का नाम याद रखना, ठीक है। सोशल रिफॉर्मर थी। सोशल रिफॉर्मर किसे कहते हैं? कि समाज सुधारक थी, ठीक है। समाज सुधारक थी।
समाज सुधारक, ठीक है, समाज सुधारक थी। और वहीं पे ये कवि भी थी, कवियत्री भी थी, ठीक है, पोइट भी थी। और थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल जहां से क्वेश्चन बन सकता है, जन्म स्थान पूछ सकते हैं या जन्म कब हुआ, तो 3 जनवरी 1831 में, ठीक है, 1831 में जन्म हुआ। और मृत्यु कब हुई? मृत्यु इनकी 10 मार्च 1897 में हुई। 1800 जो भारत के पहले बालिका विद्यालय, यानी बालिका मतलब लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था ना, पहले लड़कों को ही पढ़ाया जाता था, तो बालिका विद्यालय की ये इन्होंने ही अपने पति के साथ मिलकर विद्यालय बनाया था। और बालिका विद्यालय की ये प्रिंसिपल भी थी, ठीक है, प्रिंसिपल रही। और पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी, ठीक है, पहले किसान स्कूल की संस्थापक भी थी। पूछ ले तो 17 में, ठीक है, 17 में इनका जन्म हुआ था। और इनके पति थे ज्योतिराव फूले, ज्योतिराव फूले, ठीक है, उन्हीं की हेल्प से ये पढ़ पाई थी। उनके पति एक प्रसिद्ध चिंतक और लेखक भी थे, चिंतक और लेखक। लक्ष्मी सहगल की बात कर लेते हैं कि लक्ष्मी सहगल की, ठीक है, बात करते हैं लक्ष्मी सहगल की। तो लक्ष्मी सहगल, इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म 1914 में, आप याद रखोगे, तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ। और उन्होंने मद्रास मेडिकल से मेडिकल की शिक्षा भी ली थी। फिर वे सिंगापुर चली गई थी, ठीक है। जन्म तिथि पूछ ले तो 24 अक्टूबर को जन्म तिथि, और मृत्यु पूछ ले तो 23 जुलाई 2012 में कानपुर में, ठीक है, जन्म चेन्नई में हुआ, चेन्नई के तमिल में, और मृत्यु इनकी कहाँ पे हुई थी? कानपुर में हुई थी। तो फिर मेडिकल की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी, ठीक है, मद्रास के मेडिकल कॉलेज में शिक्षा लेके फिर वो सिंगापुर चली गई थी। और जब दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने सिंगापुर में ब्रिटेन सेना पर हमला किया था ना, तो लक्ष्मी सहगल ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल हो गई थी, ठीक है। नायडू जी की बात कर ले तो जन्म कहाँ हुआ? जन्म हैदराबाद में हुआ। क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो यही है, हैदराबाद में हुआ, ठीक है। तारीख 13 फरवरी, याद रखना, 13 फरवरी 1879, ठीक है। और मृत्यु अगर पूछ ली जाए, मृत्यु पूछ ली जाए तो 2 मार्च 1939 में, ठीक है, लखनऊ में ही हो गई थी मृत्यु इनकी। 1925 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, कांग्रेस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व संभालने वाली ये पहली महिला थी। नेतृत्व संभालने वाली सरोजनी नायडू पहली महिला थी, ठीक है, पहली महिला थी। देखिए, निम्नलिखित मद में दो कथन, कथन 1 और कथन 2 शामिल हैं। इन दोनों कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। विभाजन से पहले ब्रिटिश भारत में बंगाल सबसे बड़ा सूबा था। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। कर्जन ने बेहतर प्रशासन के लिए बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया। वैसे तो वो डर गया था बंगाल की एकता को देख के, लेकिन हाँ, उसने यही एक्सक्यूज दिया था कि उसने बंगाल को विभाजन उसकी व्यवस्था को, प्रशासन की व्यवस्था के लिए किया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसकी प्रशासन करना डिफिकल्ट हो रहा है। तो दोनों ही कथन ठीक है। वही ऑप्शन आपसे ऐसे देते हैं कि दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है और कथन 2 एक की सही व्याख्या करता है। तो देखो, जो कथन 1 है, यहाँ बंगाल के बड़े सूबे होने की बात हो रही है ना, और बड़े सूबे को ही आधार बता के उसने बताया कि 2 भागों में विभाजित कर दिया, प्रशासन करना मुश्किल था। तो ये सही व्याख्या करता है, ठीक है। दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है, लेकिन कथन व्याख्या नहीं करता। देखो, ये बंगाल की बड़े सूबे की बात कर रहा है, उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये करता है, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता। बाकी इस तरह के ऑप्शन भी आपके कैंसिल हो जाएंगे। निम्नलिखित पद में 2 कथन 1 और कथन 2 शामिल हैं। इन 2 कथनों का ध्यानपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए सही कथन के उत्तर का चयन कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन ना आपके ज्यादातर एसएसटी पेपर 2 में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एसएसटी पेपर 2 में पूछ लिए जाते हैं, पर आजकल पता नहीं चलता, पेपर 1 में भी रखने लगे हैं, ठीक है।
तो अगर आपने डीप में पढ़ रखा है तो आप एक्सप्लेन कर ही दोगे। नरमपंथियों ने सैन्य खर्च में कमी के साथ साथ सेना में आयोग पद पर भारतीयों की नियुक्ति की मांग की। क्या ये बात सत्य है? तो बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने वन में रहने वाले जनजातियों को दबाने वाले वन कानूनों से संबंधित मुद्दों पर तटस्थ रुख रखा। लेकिन ये बात सत्य नहीं है, ठीक है? तो ऐसा ढूंढना है हमें जहां पे कथन एक सत्य है और कथन दूसरा असत्य है। तो दोनों कथन व्यक्तिगत रूप से सत्य है। जब दोनों सत्य ही नहीं है तो ये आंसर तो होगा नहीं। दोनों कथन सत्य है, नहीं ये भी नहीं है। कथन एक सत्य है, कथन दो असत्य है, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं आपको बता दूं नरमपंथियों की मांग के बारे में, तो नरमपंथियां न्यायपालिका सरकार के कार्यकारी अंगों का पृथक्करण थी। सेना में आयोजन पद पर भारतीय की नियुक्ति हुई। सैन्य में जो सैन्य खर्च में कमी थी, ये ठीक है बात, ठीक है? देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंग की राजभाषा से संबंधित? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की राजभाषा से संबंधित? 337, 343, 331 या 358? तो 343। जैसा हम जानते ही हैं 343 एक में क्या बताया था कि जो देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि में, ठीक है, वो हिंदी संघ की राजभाषा होगी, ठीक है, हिंदी संघ की राजभाषा होगी। वही अनुच्छेद अगर 343 दो पूछ ले, ये तो था 343 एक, ठीक है, दो पूछ ले, तो संविधान के लागू होने की तारीख से 15 साल की अवधि के लिए संघ के अधिकाधिक काम अंग्रेजी के प्रयोग के लिए भी प्रावधान रखा गया। अंग्रेजी के कामों के लिए भी प्रावधान, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के लिए या अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान रखा, प्रयोग रखने का प्रावधान भी रखा, ठीक है, कि भाई हम 15 साल तक अंग्रेजी भाषा को भी यूज करेंगे। तो दो आ जाए तो इंग्लिश और एक आ जाए तो हिंदी भाषा, ठीक है। वही बात कर लेते हैं जरा, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं 337 की। तो 337 क्या था? आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय के लाभ के लिए, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान से संबंधित था। ये शैक्षिक अनुदान से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में बताता है 337। 331 की बात की जाए तो राष्ट्रपति सभा के संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत यहाँ पे एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्यों को कौन वो करता है? नामांकित लोकसभा, ठीक है, लोकसभा। और जो हम सब जानते हैं कि लोकसभा 2 सदस्यों को करता है, राज्यसभा 12 को। वही क्वेश्चन पता नहीं कितने सालों से आ रहा है, तो अब ऐसी थोड़ी पूछेंगे, अब आपसे ये पूछ लेंगे कि कौन सी उसमें है संघ में। तो किस किस अनुच्छेद में है? तो 331 में है ये बात कि एंग्लो इंडियन दो, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए नामांकित हैं। लेकिन अब ये समाप्त कर दिया है। अगर हम अब बात करें तो अब ये पहले की बात है ना जब संविधान बना, लेकिन अब हम कौन से टाइम में जी रहे हैं? 2024 में, तो अब ये समाप्त कर दिया है। क्योंकि अब बाहर के लोगों को हम इंडिया में क्यों बनाएंगे भाई? उस टाइम तो ये था कि इनको बना लेते हैं, इनके सहयोग से हम अपना चला लेंगे प्रशासन, ठीक है। लेकिन अब ये हमने नहीं रखा, तो अब ये हमने एंग्लो वाला समाप्त कर दिया। 358 की बात की जाए तो 358 आपातकाल की एक निश्चित अवधि के लिए अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत जो मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है, ठीक है, अगर कहीं आपत्ति हुई, आपातकालीन है, कहीं भी इमरजेंसी सिचुएशन लगती है, तो जो 19 अनुच्छेद ने आपको कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं ना, वो निलंबित हो सकते हैं, ठीक है, इमरजेंसी के केस में। जैसे कोविड आया था तो आपका स्वतंत्रता बाहर रहने का खूब अधिकार है, लेकिन जब कोविड आया था तो आपको घर में लॉकडाउन में बंद कर दिया था। तो इसी के आधार पर किया था, 358 अनुच्छेद के आधार पर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ?
20 अक्टूबर 2005, 21 अक्टूबर 2005, 12 अक्टूबर 2005 या 16 अक्टूबर। तो 12 अक्टूबर 2005, देखो 2005 तो इसने खुद ही दे दिया। अब यहाँ आपको डेट भी याद रखनी है, अक्टूबर भी इसने खुद सभी में दिया हुआ है। तो 12 अक्टूबर को, ठीक है। सूचना का अधिकार कब हुआ? 12 अक्टूबर को लागू हुआ था। क्या होता है सूचना का अधिकार? भारत के प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, सूचना पाने का अधिकार होता है इस नियम के तहत, ठीक है। जो आप डीएसएसबी में कम नंबर क्यों आए, क्या बात थी, नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, ठीक है, इन सब में क्या लगाते हो? आरटीआई लगाते हो। आरटीआई लगाते हो ना? आरटीआई, आरटीआई लगाने का इन्फो, राइट, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट मतलब आर, टी मतलब आई, और राइट का आर ले लो, टी का टी ले लो, और आई का इंफॉर्मेशन का आई ले लो। आरटीआई लगा देते हो आप, कोई भी चीज इंफॉर्मेशन आपको चाहिए किसी भी संस्थान में लगा सकते हो। ठीक, में से किसे विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में माना जाता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं वित्त विकास, या मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट्स गारंटी एजेंसी, बहुपक्षीय निवेश प्रत्याभूति अभिकरण। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना पुराना है, कितने एग्जाम्स में मैंने देखा है, ठीक है। जिस भी एग्जाम में आप देखते हो वहां आपको पता ही होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ही एक संस्था है जो सभी देशों को लोन देती है। वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म लोन दे देती है लंबे समय के लिए, और शॉर्ट टर्म समय के लिए आपको कम अवधि के लिए लोन लेना है तो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो अब यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जब ये लोन देती है तो सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में कौन कार्य करता है? तो सॉफ्ट लोन मतलब बिना ब्याज वाला, या फिर बाजार की जो ब्याज की दर है ना उससे कम दर पे, ब्याज दर से कम दर पे अगर कोई आपको लोन दे दे तो उसे आप बोलते हो सॉफ्ट लोन, ठीक है। उसे क्या बोलते हो? सॉफ्ट फाइनेंसिंग, रियायती फंडिंग, इसके नाम से भी जाना जाता है कि जब आपको कोई उधार दे रहा है तो वो काफी उदार बन के दे रहा है, यानी बहुत कम ब्याज पे दे रहा है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है? आपका आईडीए करता है। और आईडीए है कौन? ये वर्ल्ड बैंक की ही एक ब्रांच में समझ लो, ठीक है। आईडीए इसका काम करता है। 1960 में आईडीए की स्थापना हुई थी। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इंग्लिश में, और अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आप जानते हो एक इंटरनेशनल है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक है और लॉन्ग टर्म के लिए आपको लोन देता है। 1944 में जब हम आजादी से पहले जब भारत को लीड कौन करता था? इंग्लैंड, ठीक है। तो इंग्लैंड के बिहाफ पे ही भारत वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मेंबर बन गया था। वर्ल्ड बैंक में आज बात करें तो 180 कंट्री हैं इसमें, ठीक है। और ये मॉनेटरी फंड मैंने आपको बता ही दिया, इसे आईएमएफ बोलते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब कोई रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या? कोई इंडस्ट्री है वो बीमार है, इंडस्ट्री बीमार मतलब कि वो अब ढंग से नहीं चल पा रही है, लॉस में जा रही है, तो उसको ठीक करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए मतलब दोबारा से उसका पुनर्निर्माण करने के लिए जब लोन की आवश्यकता पड़ती है तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट उसे दे देता है लोन, ठीक है। मल्टी इन्वेस्टमेंट्स गारंटी एजेंसी या बहुपक्षीय निवेश, ये सारे वर्ल्ड बैंक के ही टाइप मान लो या फिर इनकी ब्रांच मान लो, ठीक है। तो इसी के वर्ल्ड बैंक के अंदर ही आते हैं। ये आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स के लिए गारंटी देता है कि आप को जब भी पैसे की जरूरत होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए तो ये आपको लोन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितने सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन किया? 39, 52, 61 या 51? तो 61 था आपका ये, ठीक है। कब किया ये? अगर कोई आपसे डेट पूछ ले तो 1989 में, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 326। संविधान का जो अनुच्छेद 326 यह प्रावधान करता है कि हर राज्य के लोग या विधानसभा के चुनाव में जो मताधिकार है वोट दे सकते हैं वो व्यक्ति 21 साल से अब कम नहीं होना चाहिए, ठीक है।
लेकिन फिर हमें पता चला कि कई अन्य देशों में उम्र जो है वो 18 साल कर दी है, तो फिर हमने भी 21 साल से कम करके 18 वर्ष की कर दी। ठीक है कि अब 18 वर्ष का जो व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, क्योंकि 18 साल के व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसकी बुद्धि काफी तेज हो जाती है। अब हम ये सोचने लगे हैं और उसको वोटिंग राइट दे दिया है। ठीक है, अब जो ये वोटिंग राइट दिया उसको अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 326 का संशोधन किया था हमने। ठीक है, और 21 वर्ष के बच्चे को बोल दिया कि वो अब 21 की बजाय 18 वर्ष की उम्र में वोट डाल सकता है। आपका 39 संशोधन अधिनियम कब बना या क्या, 1975 में। ठीक है, अनुच्छेद जो 71 यह प्रावधान करता है ना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के से उत्पन्न विवाद, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से कोई विवाद उत्पन्न हो रहा उनके चुनाव से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको कहाँ ले जाओगे आप, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जाएगा। ठीक है, तो एक लेख प्रदान करता है कि उनके चुनाव से संबंधित ये जो मामला है, ठीक है, ये मामले को एक संसदीय कानून द्वारा विनियोजित किया जाएगा। जहां तक कि प्रधानमंत्री और अध्यक्ष का संबंध है, उसके चुनाव से संबंधित मामलों को जनप्रतिनिधि कानून 1951 के प्रावधानों द्वारा विनियोजित किया गया था। ठीक है, 52 की बात करें, 52 संशोधन 1985 में, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये दल बदल की जमीन पर संसद और राज्य विधानसभा की। ठीक है, तो आपने 10वीं अनुसूची पढ़ी होगी, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, दल बदल से। ठीक है, दल बदल से, तो ये उसी से रिलेटेड है। 51 अगर आप बात कर ले, 1984 51 संशोधन। ठीक है, और भारत सरकार राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए देश के अन्य राज्यों में प्राप्त होने वाले पैटर्न पर लोकसभा में भी सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, यानी ये एसटी और एससी के लिए। ठीक है, इसलिए भारत के जो सरकार है उनके जो संविधान के अनुच्छेद 330 से 332 में संशोधन की सिफारिश की थी। ठीक है, क्योंकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर की पहचान कीजिए। संविधान सभा की समिति है और उनके अध्यक्ष हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीजें पूछ ली जाती है। मौलिक अधिकार, कह रहा है कि मौलिक अधिकार किससे मैच करेंगे, तो मौलिक अधिकार किससे मैच करेंगे, आपके मौलिक अधिकार सरदार पटेल से। ठीक है, संचालन किससे करेगा आपका मैच, संचालन मैच कर रहा है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है, यानी एक मौलिक अधिकार में 4 होना चाहिए। ठीक है, बी में आपका तीसरा होना चाहिए। संघ शक्तियों की बात हो जाए तो संघ शक्तियों की बात है जवाहरलाल नेहरू से। वहीं प्रारूप की बात है तो भीमराव अंबेडकर से। ठीक है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष हम जानते ही हैं भीमराव अंबेडकर थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को मैच करना है। जब भारत का संविधान 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था, 6 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी या संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो 8 समितियां बनाई थी और अन्य छोटी छोटी समितियां तो बहुत थी, उन 8 समितियों में अगर हम बात करें, उन 8 समितियों के अध्यक्ष तो वही पूछा है। जब संघ शक्ति जो समिति थी, वो संघ शक्ति, ठीक है, संघ शक्ति समिति किसको दे दी थी, वो जवाहरलाल नेहरू को दे दी थी। ठीक है, किसको दी थी, जवाहरलाल नेहरू को दी थी। ठीक है, नेहरू को। और जो केंद्रीय संविधान समिति थी वो भी जवाहरलाल नेहरू को दी थी। ठीक है, केंद्रीय संविधान समिति। लेकिन वहीं अगर हम सरदार पटेल की बात करें, सरदार पटेल की, तो उनको प्रांतीय संविधान दिए थे। ठीक है, प्रांतीय, प्रांतों को इकट्ठा, पता तो होगा आपको, जो 545 जो रियासतें थी उस टाइम पे, उनको इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उनकी ही मेहरबानी है जो देश को अखंड भारत जो था एक साथ कर लिया था हमने। ठीक है, वहीं अगर प्रारूप की बात करें तो प्रारूप का जो समिति थी वो किसके, डॉक्टर भीमराव। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति, बहिष्कार, क्षेत्र पर सलाहकार, ये सब भी सरदार पटेल को दिए थे। ठीक है, मौलिक अधिकार भी, अल्पसंख्यक व जनजातियों और बहिष्कृत क्षेत्रों पर भी सलाहकार समिति का काम सरदार पटेल जी को दिया गया था। परिक्रिया नियम किस तरह से चलेगी, ये राजेंद्र प्रसाद जी, परिक्रिया नियम। ठीक है, परिक्रिया नियम किस तरह से चलेगी, राजेंद्र प्रसाद जी। राज्यों के साथ बातचीत के लिए जो समिति थी वो जवाहरलाल नेहरू जी थे।
ठीक है। संचालन जो समिति थी वो राजेंद्र प्रसाद, और कार्यकारी के लिए भी पूछ लिया जाता कि कार्यकारी समिति कौन थे। फिर कार्यकारी, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर के एम मुंशी, के एम मुंशी। ठीक है। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओईसीडी होता क्या है। ओईसीडी होता क्या है आपका, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिक से क्वेश्चन है वैसे ये। तो इफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशंस, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फोर आप ऐसे ही लगा सकते हो। ई फॉर इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। ठीक है। सी फोर क्या हो जाएगा? सी फोर हो जाएगा आपका कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। ठीक है। और डी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। तो ओईसीडी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, बेटर पॉलिसीज बनाती है। ठीक है। किसके लिए? ताकि बेटर लाइफ हो सके। 38 इसमें कंट्री है, 38 मेंबर कंट्री है। 1961 में फाउंडेड हुआ था ये। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका पूछ लिया जाता है, वही पूछा हुआ है आपसे, हेडक्वार्टर या मुख्यालय। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? पेरिस में है। पेरिस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इंडिया इसका अभी तक मेंबर नहीं है। ये पूछ लिया जाता है कि लास्ट मेंबर कौन बने, तो 2020 में कोलंबिया बना। ठीक है, कोलंबिया इसका मेंबर बन गया। और 2021 में कोटा कोस्टा रिका भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है, कोस्टा रिका। पर भारत अभी भी इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। रोम की पूछ ली जाए आपसे कि रोम किसका मुख्यालय है, तो रोम मुख्यालय किसका है? रोम मुख्यालय आपका फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। और इसको हिंदी में क्या कहोगे आप? हिंदी में आप क्या बोलते हो? खाद्य एवं, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात आएगी तो आप इसे क्या बोलोगे? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में। न्यूयॉर्क में किसका है? फिर न्यूयॉर्क में किसका है? न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का है, यूनिसेफ। अब आपको यूनिसेफ की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नेशन, यूनाइटेड नेशंस। चाहे आप जीके पढ़ो, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ो, किसी भी पेपर में आप देख लो कि ये फुल फॉर्म पूछी जाती है। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल। ठीक है। सी फॉर चिल्ड्रन, और ई फॉर इमरजेंसी, और एफ फॉर फंड। ठीक है। यूनाइटेड, यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई? इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है। वहीं जिनेवा पूछ ले तो जिनेवा किसका हेडक्वार्टर है? डब्ल्यूएचओ की, डब्ल्यूएचओ का। ठीक है। डब्ल्यूएचओ तो आप जानते होंगे, स्वास्थ्य विश्व संगठन। कितनी बार पूछा है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? कि आपने इस संविधान में इतने ज्यादा संशोधन कर दिए। संशोधन मतलब सुधार या अमेंडमेंट्स, नई चीजों को जोड़ना। ठीक है, पुरानियों को कुछ हटाना या बदलाव करना। इतने कर दिए कि आपने खुद ही बोल दिया कि कहीं ये एक मिनी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है, छोटा संविधान तो नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है भाई? किसमें किया? तो ये बहुत पूछा जाता है। 42। ठीक है, 42वां संविधान है जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। 1975 से 1977 के दौरान, यानी वर्ष 1976 में किया गया सबसे व्यापक संशोधन मिनी संविधान 42वां संविधान ही कहलाता है। और इसमें आपने क्या जोड़ा था? इसमें परिवर्तन करते समय आपने समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पंथ निरपेक्ष और प्रस्तावना शब्दों को शामिल किया था, प्रस्तावना शब्दों का शामिल किया। 61वां संशोधन अधिनियम मैंने आपको बता दिया। 61वें संशोधन अधिनियम में क्या याद रखोगे? 21 वर्ष की जो वो थी, 21 वर्ष की जो आयु थी उसे 18 वर्ष कर दिया। ठीक है, मतदाता से रिलेटेड, मतदाता से जो रिलेटेड आयु है
दोनों चुनावों के लिए, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो, राज्य विधानसभा के चुनाव हो, दोनों चुनावों के लिए मतदान की जो आयु थी वो 21 से 18 वर्ष कर दी। तो 61वां संविधान है। कब? 1989 में किया गया। और 39वां पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1975 में किया था। न्यायपालिका के दायरे से परे राष्ट्रपति हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री, ठीक है, या फिर स्पीकर से संबंधित अगर विवाद है, ठीक है, तो इसके तहत जो प्राधिकारी द्वारा तय किए जा सकते हैं कि जैसा वो डेंट हो सकता है। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय अधिनियम भी शामिल है, ठीक है। इन सब से जो विवाद होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय किस तरह से डिसीजन लेगा, ये सब इसमें है। 52 अधिनियम संशोधन किया था 85 में, दल बदल से रिलेटेड है कि दल बदल की जमीन पर संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान किया गया। और इस संबंध में आपको पता ही है कि 10वीं अनुसूची काम करती है, ठीक है। देखिए, संविधान अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। तो आपको क्या करना है, जनरल पेपर में आपको पता ही है 3 से 4 क्वेश्चन ही आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेन मेन चीज ही हम पढ़ेंगे। वहां अगर आप किसी एसएसटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी एसएसटी की, तो वहां भी आपको पता है कि 20 नंबर का संविधान पूरा आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में मैं सारी डिटेल तो नहीं रख सकती, जितना कोशिश कर सकती हूँ, जो मेन मेन चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी जा रही है, जहां से पॉसिबिलिटी है मॉडरेट करके क्वेश्चन पूछने की। आपका समय कितना कीमती है ये मैं जानती हूँ, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि एक क्वेश्चन के साथ आपको जो मेन बातें हैं वो सारी बता पाऊँ, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के वोट को डैश कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, निर्णायक मत, ध्वनि मत, या प्रत्यक्ष मत, या अप्रत्यक्ष मत। तो निर्णायक मत कहा जाता है, ठीक है। निर्णायक मत कैसे, कि अगर ये लोकसभा का जो अध्यक्ष है, ठीक है, तो इसका जो वोट है ना वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर ये जो वोट दे रहा है, ठीक है, कहीं वोटिंग हो रही है, तो जो इसने लास्ट में फैसला बोल दिया वही निर्णायक हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि मत क्या होता है? ध्वनि मत को मौखिक मत के नाम से भी जाना जाता है। मौखिक मत के नाम से जब कोई प्रश्न उठाया जाता है तो अधिकारियों से हाँ या नहीं में उत्तर देने के लिए कहने का एक पारंपरिक तरीका है। या तो आप हाँ बोलो उत्तर में आप क्या बोलोगे, या तो हाँ बोलो या नहीं बोलो, ठीक है। प्रत्यक्ष मत क्या होता है? लोग उस व्यक्ति या राजनीतिक दल को सीधा वोट देते हैं ना, सीधा वोट देना क्या प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष मत के विपरीत है, ये चुनाव का पुराना रूप है, ठीक है, चुनाव का पुराना रूप। देखो, कोई भी गतिरोध हो रहा है, ठीक है, गतिरोध को रोकना तो होगा, रोकने के लिए या फिर उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, क्या चाहिए आपको, निर्णायक मत का प्रयोग करते हो, निर्णायक मत का प्रयोग किया जाता है। परिषद या विधायी निकाय के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा, और यह पीठासीन अधिकारी का निर्णायक मत कहलाता है। संविधान की 9वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? 22 भारतीय भाषाएं 8वीं में है, आप जानते ही हो, ठीक है। भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून 10वीं में है, आप जानते ही हो। पंचायत, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भूमि सुधार, ठीक है। 9वीं किससे रिलेटेड है? भूमि सुधार से। भूमि सुधार की बात अगर आप देखो तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। तो ये 73वें संविधान में, ठीक है, 73वें संविधान में। आपका समय इतना कीमती होता है कि अगर वीडियो के बीच में मैं कुछ भी बोलूंगी तो ना आपको पसंद होगा, ना ही मुझे आपका समय खराब करना है। लेकिन आप भी जानते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद अगर आपका एक लाइक मिल जाता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरी वीडियो सफल हो रही है, आपकी पढ़ाई में मेरा कुछ योगदान है। तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें कि जब भी मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जिस भी स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहां शेयर कर सकते हो वीडियो, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, जो आपके नॉन पर्सन हैं, उनको भी बेनिफिट मिल जाए। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप देखोगे ना तो
वीडियो की भरमार है, कोई कमी नहीं है। लेकिन छोटी-छोटी चीज़ें जो हम बार-बार पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को अगर हम बार-बार पढ़ेंगे, तो इस तरह के मॉडरेट क्वेश्चंस को चेंज होके जो क्वेश्चन बदलता है डी ट्रिपल बी, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो हमारा जो मेंटली लेवल है ना, उस तक होना चाहिए जिस तरह से डी ट्रिपल बी क्वेश्चंस लाता है। तो प्रीवियस ईयर से मैंने मिक्स क्वेश्चंस उठा के यहाँ रख दिए हैं, ठीक है? और आपको आंसर सामने ना दिखे इसीलिए मैंने टाइप किया है ताकि आपको सोचने का मौका मिले। तो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद जो देखा हुआ है यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। मॉडरेट वे में आप इनको चेंज करके इस तरह के क्वेश्चंस बना सकते हो। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस वो भी मिक्स करके रखे हुए हैं। तो कोशिश यही है कि आप एक बार पढ़ो, ठीक है? रिलेट करके उसको पढ़ते रहो। क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो जितना मेरे से पॉसिबल है एक वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए, उतना मैं शॉर्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।